आदरणीय सर डॉक्टर संदीप पाटिल सर को मेरा प्रणाम तथा मेरे सभी साथियों सहपाठियों को मेरा सुप्रभात। मैं श्रुति पंचगौड़ आप सभी के सामने एक प्रस्तुतिकरण देने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है अनुकृत बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। तो अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि अनुकृत बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर मशीनों में सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित की जाती है। अर्थात मशीनों को इस तरह से बनाया जाता है, जो भी मशीन होते हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो इंसानों की तरह सोच समझ कर निर्णय ले सकें और बिना इंसानी मदद के काम कर सकें। इसे मशीनी बुद्धि या मशीनी दिमाग भी कहा जाता है। अगर इसकी मदद से मशीनों को समझदार और बुद्धिमान बनाया जाता है ताकि वह स्वचालित रूप से काम कर सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम शॉर्ट फॉर्म में अगर AI भी कहते हैं। तो अगर हम आगे के प्रस्तुतिकरण में हम AI शब्दों का ही ज़्यादातर प्रयोग करेंगे। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो अनुकृत बुद्धिमत्ता की खोज। तो अनुकृत बुद्धिमत्ता के बारे में सबसे पहले दुनिया को जॉन मैकार्थी ने बताया था, इसलिए इनको फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। जॉन मैकार्थी एक अमेरिकी संगणक वैज्ञानिक और शोधकर्ता थे। 1956 में उन्होंने डार्टमाउथ कॉलेज की एक कार्यशाला में भाग लिया और अनुकृत बुद्धिमत्ता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जो जॉन मैकार्थी के अनुसार जो थे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक उच्च कोटि का कंप्यूटर विज्ञान है ये बताएं जिसकी मदद से इंसानों में बुद्धिमत्ता का विकास किया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ऐसे रोबोट्स और कंप्यूटर्स प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं जो मानव मस्तिष्क के सिद्धांत के पर कार्य करें और उन्हीं के तर्कों का इस्तेमाल करें जो मानव मस्तिष्क करता है। अगला हमारा बिंदु है अनुकृत बुद्धिमत्ता की परिभाषा। तो डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर हम पहला बिंदु पढ़ते हैं तो अनुकृत बुद्धिमत्ता एक डिजिटल कंप्यूटर या कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट में वह क्षमता होना है जो आमतौर पर बुद्धिमान प्राणियों में कार्य करने की होती है। दूसरा हमारा है मनुष्य द्वारा बनाई गई एक बुद्धिमान इकाई जो तर्क संगत और मानवीय रूप से सोचने और कार्य करने में सक्षम हो। अगला हमारा बिंदु है अनुकृत बुद्धिमत्ता यानी कि AI कैसे काम करती है। तो AI कैसे काम करती है इसके बारे में हम जानने से पहले इसके विभिन्न क्षेत्र जो हैं उन लोग के बारे में जानने की हमें ज़रूरत है, जिसमें पहला हमारा है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होती है। मशीन लर्निंग किसी मशीन को या किसी रोबोट को पिछले अनुभव के आधार पर अनुमान लगाना और निर्णय लेना सिखाती है। मशीन लर्निंग द्वारा इंसानी अनुभवों को शामिल किए बिना पैटर्न की पहचान करना और किसी संभावित निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए और अर्थ का अनुमान लगाने के लिए पिछले डेटा का विश्लेषण करती है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि डेटा का मूल्यांकन करके निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए यह ऑटोमेशन के जरिए इंसानों के लिए समय की बचत करती है और उन्हें बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। दूसरा हमारा बिंदु है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग जो होता है वो मशीन लर्निंग की ही एक तकनीक है। डीप लर्निंग में हम कह सकते हैं कि एक मशीन को यह सिखाती है कि किस तरह लेयर्स में इनपुट होना चाहिए ताकि उसका अनुमान लगाने और वर्गीकरण करने में सबसे बेहतर परिणाम मिल सके। तीसरा हमारा बिंदु है न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स मानव तंत्रिका कोशिकाओं की तरह ही समान सिद्धांतों पर काम करता है। यह एल्गोरिदम की एक श्रृंखला है जो अलग अलग तरह की जानकारी और उनके बीच के संबंधों को समझाती है और उस डेटा को इंसानी दिमाग की तरह उत्तर देती है। अगला हमारा बिंदु है अनुकृत बुद्धिमत्ता के प्रकार। तो कार्य क्षमता के अगर आधार पर हम देखें तो इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है कार्य क्षमता में कम कार्य कुशल और कार्य क्षमता में दक्ष। कार्य क्षमता में दक्ष के अंदर दो हमारे बिंदु आते हैं कि अनुकृत सामान्य बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AGI जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अनुकृत विशिष्ट बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस ASI जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SI बोलते हैं। तो सबसे पहले कार्य क्षमता में कम कार्य कुशल, तो इसको हम जो है वो नैरो AI भी यानी नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। इस तरह की अनुकृत बुद्धिमत्ता में इस प्रकार से इसको प्रशिक्षित किया जाता है कि वह एक विशेष कार्य को ही कर सकती है। तो आज के समय में आपको ज़्यादा देखने वाले जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप हैं वो नैरो कैटेगरी में ही आते हैं। अब कौन कौन से ऐप्स आते हैं एक दो मैं आपके सामने उदाहरण रखती हूँ कि अमेजन का एलेक्सा जिससे आप सभी भली भांति परिचित होंगे, और स्वचालित वाहन, और भी बहुत हैं। ये दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा। अगला हमारा जो बिंदु है वो है
कार्य क्षमता में दक्ष में दो बिंदु हमारे आते हैं। अनुकृत सामान्य बुद्धिमत्ता, जिसको AGI शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो यह एक AI का ही ऐसा प्रकार है जहाँ एक मशीन की बुद्धि इंसानों के बराबर होगी। उनमें खुद के द्वारा सोचने समझने की शक्ति होगी, जो समस्याओं को हल करने और सीखने और भविष्य के लिए योजना बनाने की क्षमता रखती होगी। दूसरा हमारा बिंदु है अनुकृत विशिष्ट बुद्धिमत्ता, यानी कि आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस ASI। तो यह AI जो है मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सर्वश्रेष्ठ प्रकार है और ऐसा माना जाता है। हालांकि यह भी तो आया नहीं है, पर अगर जब भी ऐसे कोई ऐप या फिर ऐसी सुविधा हमारे साथ आएगी तो यह ऐसा माना जाता है कि इसमें AI मानव मस्तिष्क की बुद्धि और क्षमताओं को पार कर जाएगी। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस जो है ना, अभी तक पूरी तरह से सैद्धांतिक रूप से तो नहीं दिखा, यह केवल कल्पना की गई है और आज की तारीख में इसका कोई व्यवहारिक उदाहरण तो नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शोध करता है इसके विकास की खोज नहीं करे, वो इसके विकास की खोज में निरंतर कार्यरत हैं। अगला हमारा बिंदु है कुछ अनुकृत बुद्धिमत्ता के और प्रकार हैं, जिसमें पहला हमारा बिंदु है प्रतिक्रियाशील मशीनें, यानी रिएक्टिव मशीन्स। प्रतिक्रियाशील मशीनें को जो कार्य दिए जाते हैं वो उन कर्तव्यों को ही करने में सक्षम होती है, यानी कि जितने कार्य आप उसको देंगे वह उतने ही कार्य करती है, उसके अलावा किसी भी तरह के कार्य को वो नहीं कर सकती है। दूसरा हमारा बिंदु है सीमित मेमोरी, लिमिटेड मेमोरी। तो सीमित मेमोरी प्री प्रोग्राम नॉलेज और ऑब्जर्वेशन करके अपना कार्य करती है। वहीं सीमित मेमोरी के उदाहरण के रूप में आप ऑटोमेटिक कार को ले सकते हैं। इस तरह के कारों में जो आप निर्देश डाले जाते हैं ये उनके आधार पर ही फैसला लेती हैं। वहीं निर्देशों के अलावा ये कारें आसपास की चीज़ों व अन्य गाड़ियों को देखकर भी ये फैसला लेती हैं। तीसरा हमारा बिंदु है मस्तिष्क सिद्धांत, थ्योरी ऑफ माइंड। इस प्रकार की मशीनें आने वाले समय में काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। इस तरह की मशीनों को इस तरह से हम कह सकते हैं कि तैयार किया जाएगा कि ताकि वो दुनिया में लोगों की भावनाएं, व्यवहार सब समझ सकें। और चौथा हमारा पॉइंट है आत्म जागरूकता, यानी सेल्फ अवेयरनेस। तो अभी तक वैज्ञानिक जो हैं हमारे इस तरह की किसी मशीन को तैयार तो नहीं किए हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जब इस तरह की मशीन बना ली जाएगी तो वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी अनुकृत बुद्धिमत्ता की उन्नत प्रकार की मशीनों में से एक होगी। इस प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीनें अपने अंदर की भावनाओं को पहचान करने में सक्षम होंगी, जिनके अंदर आत्म जागरूकता मौजूद होगी और वो इंसानों की तरह भावनाएं समझ सकेंगी। अगला हमारा बिंदु है कि अनुकृत बुद्धिमत्ता के लक्ष्य क्या हैं। तो हम इसके अंतर्गत 3 बिंदु पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा बिंदु है निर्णय लेने की शक्ति बढ़ाना, यानी AI का जो यानी अनुकृत बुद्धिमत्ता का प्रथम हमारा लक्ष्य यही है कि मनुष्य को सोचने वाली थिंकिंग मशीन बनाई जाए। जो ऐसी मशीन बनाई जाए, हम ये कह सकते हैं कि ऐसी मशीन बनाई जाए जो मनुष्य की तरह थिंकिंग करे, मतलब सोचे विचार करे और उसकी तरह कार्य करे। दूसरा हमारा बिंदु है कार्य में कुशलता। हम इंसान किसी भी कार्य को करने में काफ़ी आलसी होते हैं, जिसके कारण हम अपने कामों को पूरा करने में बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं। तो और फिर ज़्यादा समय लगाते तो उनमें गलतियाँ भी हो सकती हैं, यह तो एक स्वाभाविकता है कह सकते हैं आप। इंसानों की इसी आदत को देखते हुए AI जो है यानी अनुकृत बुद्धिमत्ता, जो रिसर्चर्स हैं यानी शोधकर्ता हैं, इस दिशा में तेज़ी से काम कर रहे हैं जिससे कार्य में कुशलता लाई जाए। और तीसरा हमारा बिंदु है समय की बचत। अगर हम कहें तो जाहिर सी ये बात है कि अगर अनुकृत बुद्धिमत्ता जो है वो मनुष्यों की तुलना में काफ़ी अधिक तेज़ी से काम कर सकता है, क्योंकि यह एक प्रकार की मशीन है, इसलिए यह काम करने में कभी नहीं थकेगी और हमारी तरह कभी ब्रेक भी नहीं लेगी। अगला हमारा बिंदु है अनुकृत बुद्धिमत्ता का उपयोग। तो इस बिंदु में हम जो है कई सारे बिंदु पढ़ेंगे और इसको मैंने यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा है और मैं इसके हिंदी अनुवाद भी आपके साथ में बताती जाऊँगी। तो इंग्लिश अनुवाद मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये आपके समझने में सहायक होगी। तो पहला हमारा बिंदु है एजुकेशन सिस्टम, यानी कि शिक्षा में, शिक्षा जो प्रणाली है हमारी उसमें AI अनुकृत बुद्धिमत्ता का उपयोग क्या है। तो शिक्षा के क्षेत्र में AI का आप देख रहे हैं कि भरपूर इस्तेमाल होते आ रहा है। जैसे कि आप ऑनलाइन एग्जाम्स ले सकते हैं, ऑटोमेटिक जो ग्रेडिंग सिस्टम है वहाँ भी AI का भरपूर यूज हो रहा है। दूसरा हमारा पॉइंट है हेल्थ केयर सेक्टर, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी में आजकल हम कहें कि ऐसी मशीनें आ गई हैं जो मानव के शरीर के अंदर झांक कर रोगों का पता लगा सकती हैं, साथ ही कॉम्प्लिकेटेड जो सर्जरी होती है उसको अंजाम भी दे सकती हैं। अगर हम आसान भाषा में कहें तो हेल्थ केयर सेक्टर के लिए जो है AI वो किसी वरदान से तो कम नहीं मान सकते हम लोग।
तीसरा हमारा बिंदु है फाइनेंशियल सेक्टर। तो फाइनेंशियल सेक्टर में दुनिया भर की अगर रिपोर्ट्स और एनालिसिस जो होती है वो हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में इसमें एआई का काफ़ी यूज होता है, जिसमें अगर आप ये कहें कि आप खुद से करने अगर बैठ जाएंगे तो आप देखेंगे काफ़ी सारा वक्त जा सकता है हमारा, जो अगर हम रिपोर्ट्स को देखने बैठ जाएं या उनके एनालिसिस करने बैठ जाएं तो इसमें जो हमारा काफ़ी वक्त जायज़ हो सकता है। तो बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अब कह सकते हैं कि बैंक भी अपना काम जो होता है वो आसान बनाने के लिए एआई का ही प्रयोग करती है। साथ ही आप देखेंगे कि फॉर्म फिल्स करने, नया अकाउंट खोलने और सवालों का जवाब देने और ग्राहक को फीडबैक लेने के लिए चैट बोट्स का प्रयोग करते हैं, जो एक एआई का ही उदाहरण है। और अगला हमारा बिंदु है मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग में निर्माण उद्योग, निर्माण उद्योग में सबसे ज़्यादा श्रम और समय की ज़रूरत पड़ती है, यह बात आप सभी भली भांति जानते हैं। तो इसलिए एआई का जो इस्तेमाल है वो इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पे किया जाता है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि इसका यूज पहले भी होता था, लेकिन वो अब ये होता था कि हम इंसान ही उसको, जो भी मशीन होती थी उसको चलाते थे, उसे निगरानी देते थे, उसे अपने अंडर में रख कर उसका यूज करते थे। लेकिन अब जो मशीनें आ रही हैं वो ऑटोमेटिक आ रही हैं, जिससे हमारे कई सारे कार्य आसान हो गए और हमारे समय की बचत हो रही है और कार्य में कुशलता आ गई है। अगला हमारा जो बिंदु है वो है सर्वेलेंस सिस्टम, यानी कि निगरानी तंत्र। तो निगरानी तंत्र में हम कह सकते हैं कि एआई का जो है बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप देखेंगे सीसीटीवी वगैरह हो गई, तो ये जो बड़े बड़े दुकानों में इस लगाए जाते हैं और कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए आप किसी भी इंसान और जानवर वस्तुओं में फ़र्क पता किया जा सकता है। साथ ही ऑडियो सैंपल्स और पिक्चर का विश्लेषण कर दुश्मन का, यानी कि अगर आप बड़े दुकान में जो होते हैं वहाँ चोरी होने की संभावना होती है तो आप उसकी पहचान कर सकते हैं। तो इस क्षेत्र में भी जो एआई का उपयोग है वह बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा बिंदु है स्पेस एक्सप्लोरेशन, यानी इसका जो काम है सबसे ज़्यादा मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम है, इसलिए इसमें एआई का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि स्पेस मिशन का पूरा कंट्रोल ऑटोमेटिक होता है और जो उपकरण खोज करने के लिए अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं वे अपना काम खुद ही करते हैं। ऐसे में बिना एआई के आप स्पेस एक्सप्लोरेशन का काम लगभग आप कह सकते हैं कि नामुमकिन जैसा संभव होता है। और अगला हमारा और अंतिम बिंदु है हमारा डेली लाइफ। तो अगर देखा जाए तो रोज़मर्रा के काम में भी एआई का प्रयोग जो हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा लोग करने लगे हैं। घर के ज़्यादातर उपकरण जो हैं घर में जो भी हमारे होते हैं पहले से ज़्यादा हो गए हैं। जैसे कि आप स्मार्टफोन ले सकते हैं, एलईडी बल्ब हो गए, टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, सब एआई की मदद से काम करने लगे हैं। और जो अमेजन एलेक्सा और गूगल वॉइस असिस्टेंट, ये सब हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। अगला हमारा कुछ बिंदु है कि शिक्षा में अनुकृत बुद्धिमत्ता के लिए भूमिकाएं। तो शिक्षा में अनुकृत बुद्धिमत्ता के लिए भूमिकाओं के अंतर्गत मैंने कुछ बिंदु यहाँ आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, जिसमें पहला बिंदु है बुनियादी या दोहराव वाली गतिविधियों को स्वचालित करना। दूसरा हमारा बिंदु व्यक्तिगत शिक्षण मंच प्रदान करना। व्यक्तिगत शिक्षण मंच प्रदान करने का अर्थ कह सकते हैं कि जो भी बच्चे कमज़ोर हैं या स्लो लर्नर है तो उन्हें यह मदद करता है कि वो अपनी गति से सीखे, मतलब वो अपने व्यक्तिगत रूप से उस किसी भी मंच से, यानी आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं, आप उसका गूगल से सर्च कर कर अपने अनुसार पढ़ सकते हैं उसके बारे में। और तीसरा हमारा पॉइंट है पाठ्यक्रम में कमियों और विफलताओं की पहचान करना। एआई की मदद से पाठ्यक्रम में जो कमियां और हमारी विफलताएं उनकी पहचान भी हम आसानी से कर सकते हैं। चौथा हमारा है वर्चुअल ट्यूटर। तो वर्चुअल ट्यूटर जो होते हैं वो स्टूडेंट को इस तरह से हेल्प करता है कि जैसे कि अगर हमें कोई बेसिक चीज़ नहीं आ रही है, जैसे हमारे मैथ्स हो गए या राइटिंग हो गई या कोई सी भी तरह की, अगर हमें किसी भी तरह की समस्या होती है तो हम वर्चुअल ट्यूटर यानी कि ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट या किसी भी एजुकेशन ऐप से उससे सहायता ले सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है छात्रों और प्रशिक्षकों के लिए फीडबैक लूप के रूप में। तो एआई जो होता है बच्चों की निगरानी में हेल्प करता है, साथ ही समस्या होने पर प्रोफेसरों में संपर्क करने की व्यवस्था प्रदान करता है। फिर अगला हमारा बिंदु है सूचना के साथ बातचीत करने के नए तरीके प्रदान करना। सूचना के साथ बातचीत करने के आज के ज़माने में हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे बिंदु, बहुत सारे ऐसे
तरीके आ गए हैं जिसमें आप कहीं भी बैठे, घर पे बैठे किसी भी जगह से किसी भी लोगों से, दूर दराज देश के लोगों से अपना संपर्क बना सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। और भविष्य में छात्रों के पास जो शोध करने वाले हैं उनके लिए अधिक से अधिक तल्लीन और विविध अनुभव भी प्राप्त हो सकते हैं। अगला हमारा बिंदु है शिक्षकों के साथ एक नई गतिशीलता बनाना। जैसे जैसे एआई शिक्षा प्रणाली के साथ अधिक एकीकृत होता जाता है, शिक्षक एआई पाठों को पूरक कर सकते हैं, संघर्ष कर रहे छात्रों की सहायता कर सकते हैं और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकते हैं। अगला हमारा बिंदु है शैक्षणिक और सामाजिक दबावों को कम करना। अक्सर परीक्षण और त्रुटि पर आधारित अनुकृत बुद्धिमत्ता के साथ वे ऐसे वातावरण में इस तरह की शिक्षा की सुविधा प्रदान कर सकते हैं जहां छात्र अपने सहयोगियों के साथ अपनी तुलना करने के लिए दबाव महसूस नहीं करते हैं। और अगला हमारा बिंदु है भर्ती, शिक्षण और सहायता के लिए नए रास्ते प्रदान करना। एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, हम अगर आप देखा जाए तो जितने भी हम स्टूडेंट्स होते हैं इनके लाइफ में एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि हम कहीं भी बैठे किसी भी तरह की भर्ती हो गई, शिक्षण हो गई और शिक्षण से संबंधित कोई भी सहायता होती है तो उसके लिए हमें नए नए रास्ते प्रदान करता है। और अगला हमारा बिंदु है और अंतिम, सीखने को गतिशीलता। तो इसमें हम कह सकते हैं कि आप घर बैठे कहीं भी किसी भी जगह आप दुनिया में कहीं भी सीखने के लिए आपको एआई सक्षम बनाता है। अगला हमारा बिंदु है शिक्षा में अन्य अनुकृत बुद्धिमत्ता के लाभ, अदर बेनिफिट ऑफ सिमुलेटेड इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। तो सीखने के लिए निरंतर पहुंच। अनुकृत बुद्धिमत्ता जो है वो एक सार्वभौमिक तरीके से हम देखा जाए तो हमारी सीखने की जो गति को प्रदान करता है। यानी हम कहीं भी बैठे किसी भी समय किसी भी जगह से कहीं भी बैठे सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें किसी एक बहुत अच्छे विद्यालय की ज़रूरत हो या एक संस्था की ज़रूरत हो या एक कहीं भी आप बैठे, जैसे कि अगर आप घर बैठे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, किसी भी तरह से आप कभी भी सीखने के लिए अगर आपके अंदर ये तत्परता है तो आप कहीं भी बैठकर उसे सीख सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए पहुँच। आप जो विशेष आवश्यकता वाले होते, जैसे दृश्य संबंधी जो विकार होते हैं या फिर श्रवण संबंधी विकार जो वाले बालक होते हैं, इन बालकों के लिए भी एआई जो है वो उनके लिए बहुत ही अनुकृत बुद्धिमत्ता लाभकारी है। चुनाव में वृद्धि। जो अनुकृत बुद्धिमत्ता से आप देखेंगे कि जो भी हमारे शिक्षा में जितने भी लोग जो शिक्षा से पिछड़े रहते थे, वंचित रह जाते थे, अब सब कहीं ना कहीं देश भर में सार्वभौमिकता होने के कारण सब लोग शिक्षा से जुड़े हैं, सब लोग कहीं भी बैठे किसी भी समय सीख सकते हैं। और अगला हमारा बिंदु कम शैक्षणिक और सामाजिक दबाव। अब हम अगर कोई बच्चा वो हो सकता हो कि हम कोई अगर शिक्षक जाकर अगर किसी कक्षा में पढ़ाते हो बच्चे को कम समझ में आता है तो हो सकता है वह पूछने में संकोच करे या फिर हो सकता हो कि वो आपसे पूछ ना पाए, लेकिन किंतु वह घर जाकर अपने जिज्ञासा को जानने के लिए किसी भी तरह से एआई का उपयोग करके उस टॉपिक के बारे में जान पाता है और उसको समझ पाता है अच्छे से। और उसके बाद वो किसी भी तरह का, जैसे कक्षा में होता है बच्चे पूछने में हिचकिचाते हैं, तो ये सामाजिक दबाव जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो अगला हमारा बिंदु है अब अनुकृत बुद्धिमत्ता ऐप्स। तो कोई अनुकृत बुद्धिमत्ता के कई सारे ऐप हैं, जो कुछ ऐप जो है मैं वो आपके सामने रख रही हूँ जिसके आप हो सकता हो कि भली भांति परिचित भी हों, लेकिन कुछ ऐप जो है वो मैं खुद बताना चाहूँगी। जैसे पहला टेस्ला। तो अगर आप टेस्ला के बारे में हो सकता हो आप सभी कुछ जानते भी होंगे, लेकिन यह एक मैं भी इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि यह अब तक का सबसे बेहतरीन ऑटोमोबाइल्स में से एक है। टेस्ला कार में न केवल सेल्फ ड्राइविंग बल्कि उत्पादक क्षमताओं को पूर्ण तकनीकी नवाचार जैसे फीचर्स भी इसमें उपलब्ध हैं। तो अगर देखा जाए तो ऐसे वैसे सेल्फ ड्राइविंग कार और भी बन रही है जो आने वाले वक्त में इससे भी स्मार्ट हो जाएगी। और नेक्स्ट जो होता है सबसे प्रसिद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप में से एक था, जिसको कहा जाए तो 2014 में गूगल जो था वो खरीद लिया था। तो नेक्स्ट लर्निंग थर्मोसिस्ट आपके व्यवहार और दिनचर्या के आधार पर एनर्जी को बचाता है और यह जो इंटरनेट से कनेक्ट होकर काम करता है। इसमें गूगल का अनुकृत बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड असिस्टेंट होता है। अगला है इको। तो इको जो होता है वो अमेजन द्वारा लॉन्च किया गया है। यह एक ऐसा क्रांतिकारी प्रोडक्ट है जो आपके सवालों के जवाब दे सकता है, आपके लिए ऑडियो बुक पढ़ सकता है और आपको ट्रैफिक और मौसम का हाल बता सकता है, लोकल बिजनेस के बारे में जानकारी उपलब्ध करा सकता है तथा स्पोर्ट्स जो भी स्पोर्ट्स इंटरेस्टेड हैं तो उनको स्कोर भी बताता है।
और भी इसमें और बदलाव भी किए जा रहे हैं और नई सुविधाओं को जोड़ा जा रहा है कि जिससे ये आने वाले समय में और भी स्मार्ट ऐप हो जाए। और नेक्स्ट अगला है हमारा गूगल मैप, जिससे आप सभी भली भांति परिचित होंगे। गूगल मैप है, ये हमको किसी भी जगह का रास्ता बताने के लिए एआई मैपिंग के साथ गाइड टेक्नोलॉजी सड़क जानकारी को स्कैन करती है और एल्गोरिथम्स का प्रयोग करके सही रूट को हमें बताती है। अभी गूगल वॉइस ने अपने वॉइस असिस्टेंट में सुधार करके रियल सिस्टम में संबंधित वास्तविकता नक्शे बनाकर अपने गूगल मैप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाने की और योजना भी बनाई है। और लास्ट हमारा है सीरी। तो सीरी के बारे में शायद आपने सुना हो, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि यह एप्पल द्वारा पेश किया गया सबसे लोकप्रिय यानी आभासी सहायक यानी वर्चुअल असिस्टेंट है। हालांकि यह सिर्फ आईफोन और आईपैड में ही उपलब्ध है। यह अनुकृत बुद्धिमत्ता का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें आप बस हे श्री बोलिए और आपके लिए मैसेज भेज सकता है, इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन ढूंढ सकता है, फ़ोन कॉल कर सकता है, कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकता है। यहाँ तक कि कह सकते हैं कि टाइमर सेट व कैलेंडर इवेंट सेव करने जैसे कामों में आपकी सहायता कर सकता है। तो हम अब इस निष्कर्ष पे आते हैं कि जो भी हमारा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका हम कंक्लूजन क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इसकी कॉन्सेप्ट है, जो संकल्पना है, ये बहुत पुरानी है। ग्रीक मिथकों ने मैकेनिकल मैन की अवधारणा से संबंधित कहानियाँ मिलती हैं, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे किसी व्यवहार की नकल करता है। प्रारंभिक यूरोपीय कंप्यूटरों को लॉजिकल मशीन की तरह डिजाइन किया गया था, यानी कि उसमें बेसिक गणित, मेमोरी जैसी क्षमताएं विकसित करके इनका मैकेनिकल मस्तिष्क के रूप में इस्तेमाल किया गया था। लेकिन जैसे जैसे तकनीकी उन्नत होती गई और कैलकुलेशन जटिल होते गए, उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संकल्पना भी बदलती गई। तो इसके तहत इनको मानव व्यवहार की तरह विकास करने में कोशिश की गई, ताकि अधिकाधिक इस तरह की इंसानी कामों को करने में सक्षम हो सके, जिस पर आमतौर से हम सभी करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एआई जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसमें लगातार शोध हो रहे हैं। और इस पे मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम ये कह सकते हैं कि ये और भी स्मार्ट और ऑटोमेटिक हो जाएगा, जिससे हम सभी को और भी कई तरह की हेल्प मिल सकेगी। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम।